हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी मॉडर्न एमपी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम अप टू बुंदेला रेबिलियन तक पढ़ चुके थे। हमने मराठा से स्टार्ट किया था, देन वी हैव स्टडीड भोपाल डायनेस्टी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्पार्क ऑफ रेबिलियन, मध्य प्रदेश में जो रिवॉल्ट है बेसिकली उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ना, तो कहाँ से हुई थी? महाकौशल रेबिलियन, जो कि कब हुआ था? महाकौशल रेबिलियन हुआ था 1818 AD में। 1818 में जब अप्पा जी भोसले, जो कि नागपुर के किंग थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया था कि वो बैतूल, सिवनी और नर्मदा कछार वाला रीजन छोड़ के वापस चले जाएं। उसके बाद हमने बुंदेला रिबेलियन पढ़ा था लास्टली। बुंदेला रिबेलियन क्या था? बुंदेला रिबेलियन जो है 1836 में प्लान किया गया था और फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपार्टाइट, जो 3 पार्टीज़ है वो कब फॉर्म हुई थी? 1842 में, जिसमें जैतपुर किंग परीक्षित, देन आफ्टर हीरापुर रूलर हृदय शाह, और बेसिकली जिसने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था जो कि नरहत के लैंडलॉर्ड थे, कौन? मधुकर शाह, जिन्होंने 8 अप्रैल 1842 को बुंदेला रेबिलियन स्टार्ट किया था। बुंदेला रेबिलियन के कई सारे अदर लीडर्स भी थे, जैसे जवाहर सिंह बुंदेला जो चंद्रपुर से थे, और ढिल्लन शाह, ये कौन थे? ये एक गोंड जमींदार थे। इसके अलावा रिबेलियन का रिजल्ट क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स जो थे वो मिलिट्रली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सारे एस्पेक्ट्स में जो इंडियंस थे उनसे ज़्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से उन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। बट बेसिकली लोगों में इतना पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म स्प्रेड हो चुका था, है ना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो समझ है वो इतनी आ चुकी थी कि एक तरीके से ये बुंदेला रेबिलियन बेस था हमारे, है ना, इंडिया के या मॉडर्न एमपी के सबसे बड़े रिवॉल्ट। कौन सा? रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति के लिए ये एक नींव थी, जिसने लोगों में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की भावना को पूरी तरीके से फैलाया था। तो आज से हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन मध्य प्रदेश। पहले हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसका ओवरव्यू देखेंगे, देन वी स्टडीड इन मध्य प्रदेश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप। गवर्नर जनरलशिप, उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय पे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 की जो क्रांति है, जो 1857 का रिवॉल्ट है, उसके कई सारे रीजंस माने जाते हैं ना, कई सारे कॉजेज माने जाते हैं जिस वजह से हुआ, जिसमें से एक कारण है इसका राजनीतिक कारण या पॉलिटिकल रीजन। क्या है? पॉलिटिकल रीजन। तो पॉलिटिकल रीजन क्या है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का? इसका पॉलिटिकल रीजन है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध और कई सारे रीजन्स को कैप्चर कर लिया था। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी उसमें इन्होंने क्या किया था कि कोई भी राजा जो है या कोई भी किंग है, उसका जो एडॉप्टेड सन है वो उसके किंगडम का उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसे केवल उसके फादर की या जो भी उसके ग्रैंडफादर हैं या फादर हैं उनकी प्रॉपर्टी पे ही उसका हक होगा। स्टेट से रिलेटेड कोई भी टाइटल है या कोई भी पेंशन है वो उसके लिए पात्र नहीं होगा। जिस तरीके से इन्होंने पेशवा बाजीराव की पेंशन जो है वो बंद कर दी थी, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब के, है ना, ये अडॉप्टेड सन थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था? पेशवा बाजीराव की जो पेंशन है वो इन्होंने बंद कर दी थी। देन आफ्टर इसके कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। इकोनॉमिक रीजंस, तो इसके इकोनॉमिक रीजंस कौन कौन से हैं? रिवॉल्ट ऑफ 18। पॉलिटिकल रीजन क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसके माध्यम से उसने कई सारे क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लिया था। और देन है इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट था रिगिड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। देन आफ्टर कौन से रीजंस थे? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ ड्यूटीज लगाई जाती थी, जो ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता था इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स से। साथ ही साथ जो इंडियन मार्केट्स हैं उनमें बाढ़ आ गई थी ब्रिटिश मैनमेड गुड्स, ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स की, मतलब पूरा जो इंडियन मार्केट है उसमें केवल ब्रिटिश गुड्स ही, है ना, थे।
तो एक रीज़न ये भी था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से अबॉलिश होने लगी। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ अबॉलिश होने लगी तो फिर क्या हुआ चीज़ें, तो लोगों की जो लिवलीहुड था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उस समय तक पीपल आते आते केवल एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री जैसे ऑक्यूपेशंस में इंगेज नहीं थे, दे वर ऑल्सो डिड द वर्क ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। तो जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में आ गए तो यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो गई, लोगों को अपना लाइवलीहुड, लोगों को अपनी आजीविका छोड़नी पड़ी और वो वापस से एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए। देन आफ्टर इसके कुछ सोशियो रिलीजियस रीजन्स भी हैं, है ना, सोशियो रिलीजियस रीजन्स। तो इसके सोशियो रिलीजियस रीजन्स क्या हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए थे, है ना, सामाजिक सुधार उन्होंने किए थे, कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए थे। जैसे मैं बात करूं तो पर्दा प्रथा या फिर सती प्रथा की, तो उन्होंने इसे बंद किया था, विलियम बेंटिक ने किया था ना सती प्रथा को बंद। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस रेडिकल रिफॉर्म्स की वजह से उन पीपल के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, उन लोगों के मन को ठेस पहुंची जिनका ऑर्थोडॉक्स आउटलुक था, है ना, जो कि मतलब समाज के कुछ पिछड़े वर्ग के लोग थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनने भी जो है वो रिवॉल्ट में साथ दिया और उन्होंने, उसके बाद एक थे मिलिट्री रीजंस, कुछ मिलिट्री रीजंस। मिलिट्री रीजंस क्या थे कि इंडियन सोल्जर्स, जो भारतीय सैनिक होते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स के साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें एडिक्वेट रिसोर्सेज और एडिक्वेट पोजीशंस जो हैं वो नहीं दी जाती थी। तो ये सारे रीजंस थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। इसके अलावा इसका एक इमीडिएट कॉज है या इसका एक मेजर कॉज है, वो क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी इंडियन आर्मी में। एनफील्ड राइफल्स, है ना, एनफील्ड राइफल्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव में या पूरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी बन सके, क्योंकि एमपी में हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पर्सपेक्टिव में इतना पढ़ना है कि एमपी में स्टार्ट कब हुआ, एमपी में कौन कौन से रीजन्स में हुआ और कौन कौन से मेजर स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर और लीडर्स ने मध्य प्रदेश से अपना योगदान दिया 1857 की क्रांति में। लेकिन उससे पहले, चाहे ये हिस्ट्री का टॉपिक है बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, तो आप इसे देखें और नोट करें। तो एनफील्ड राइफल्स, पॉलिटिकल रीजंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, इकोनॉमिक रीजंस, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, सोशियो रिलीजियस रीजंस क्या थे, जो सोशल रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने किए थे, और मिलिट्री रीजंस क्या था, डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद इसका इमीडिएट कॉज क्या था, एनफील्ड राइफल्स, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, इंडियन आर्मी में, जो कि बीफ और पॉर्क से बने होते थे, मतलब जो गाय के और सूअर के मांस से बने होते थे। तो इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, इसे यूज़ करने से उन्होंने रिजेक्ट किया, है ना। ये जो एनफील्ड राइफल्स हैं जो इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, इसको जो इंडियन सोल्जर्स थे वो यूज़ करने से क्या कर रहे थे, मना। इसीलिए हम कहीं कहीं पे पढ़ते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपॉय म्यूटिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिपॉय म्यूटिनी, है ना, क्योंकि सिपॉय मीन्स होता है मिलिट्री पीपल्स जो होते हैं वो, है ना, और म्यूटनी मीन्स होता है रिफ्यूजल ऑफ ऑर्डर्स। बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नॉट मियरली द रिफ्यूजल ऑफ ऑर्डर्स बाय द मिलिट्री पर्सन्स, है ना। तो बेसिकली क्यों कहा जाता है इसे सिपॉय म्यूटनी, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इन राइफल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो है तो गाय के मांस और सूअर के मांस का क्या हुआ था, यूज़ किया था। इसे यूज़ करने से पहले उसे काटना पड़ता था और इस वजह से वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली जो रिवॉल्ट है वो शुरू कब हुआ, है ना, ये जो रिवॉल्ट 1857 का 29 मार्च 1857, इंडियन सिपॉय कौन, मंगल पांडे, हु इज नोन एज मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे देखेंगे। तो 29 मार्च 1857 को
बरकपुर परेड है ना, बंगाल में एक रीजन है, बरकपुर परेड में इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, बॉग और ह्यूक्सन। बॉग और हक्सन को इन्होंने क्या किया था, मार दिया था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इन्हें क्या कर लिया, फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद मेजरली ये म्यूटनी स्टार्ट कब हुई, मेजरली रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ? इट वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 मेरठ छावनी से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ कैंटोनमेंट। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को इसने बरकपुर परेड में इन्होंने मार दिया था, किनके? बॉग और ह्यूक्सन। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ कैंटोन में जब इंडियन सिपॉइज, मतलब जब इंडियन मिलिट्री जो पर्सन्स हैं उन्हें पनिश किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों किया जा रहा था पनिश? बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज इनफील्ड राइफल्स, है ना, वो ये राइफल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें बीफ और पॉर्क का यूज़ किया गया था। तो उस समय इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के ठिकाने होते हैं वहाँ पे क्या किया, उनके बंगलों पे उन्होंने, है ना, उनके बंगलों को उन्होंने आग लगा दी और इस तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया। दे शाउटेड मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, and started the revolt of 1857 from मेरठ कैंटोनमेंट on 10 मई 1857। और बेसिकली जो इस रिवॉल्ट का एक्सपेंशन है, ये रिवॉल्ट का एक्सपेंशन मतलब ये रिवॉल्ट इंडिया में किस किस प्लेस पे हुआ? तो नदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, मतलब हमारे मध्य प्रदेश वाला रीजन भी 1857 के रिवॉल्ट में क्या था, अफेक्टेड रीजन था। तो नदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया मेजरली अफेक्ट हुआ था इस रिवॉल्ट से। जो पंजाब और बंगाल हैं उनके कुछ रीजन्स भी अफेक्टेड हुए थे, बट जो साउदर्न रीजन्स है वो पूरी तरीके से शांत था, मतलब वहाँ पे रिवॉल्ट का कोई भी असर दिखने को नहीं मिला। बेसिकली मेजर अफेक्टेड रीजन कौन कौन से थे? तो थे नदर्न इंडिया, देन उसके बाद सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। पंजाब एंड बंगाल जो थे वो मार्जिनली अफेक्टेड एरियाज थे और साउथ जो था वहाँ पे रिवॉल्ट का असर, वहाँ तक रिवॉल्ट जो है वो नहीं पहुँचा था। ओके, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके कई सारे रीजन्स थे, जिसमें से इसका जो मेजर रीजन था वो था एनफील्ड राइफल्स का शुरू किया जाना ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब इंडियन सिपॉइज ने इसका रिफ्यूज़ल किया तो उन्हें पनिश किया गया, तो इमीडिएटली उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 उन्होंने रिवॉल्ट किया, ब्रिटिश ठिकानों पर आग लगा दी, उनके ऑर्डर्स को नहीं माना, है ना, मारो फिरंगी को उनने बोला और दिल्ली की तरफ बढ़ गए एंड मार्च टुवर्ड्स दी दिल्ली। कब? 11 मई, 11 मई को। और इस मूवमेंट, इस रिवॉल्ट के लॉन्च होने से 1 महीने के अंदर ये नदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद पंजाब और बंगाल के कुछ रीजन्स में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जाता है। उसके बाद इंडिया से भी कई सारे लीडर्स हुए हैं ना, जैसे कि इम्पोर्टेंट लीडर्स में कई सारे इसमें लीडर्स आते हैं, कौन कौन से? जैसे कि लियाकत अली हो गए, और लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। उसके बाद तांत्या टोपे थे, कानपुर, ग्वालियर और झांसी वाले क्षेत्र से। कौन? तांत्या टोपे। उसके बाद बेगम हजरत महल थी, कहाँ से? लखनऊ वाले क्षेत्र से। इसके अलावा अहमदुल्ला खान फैज़ाबाद वाले रीजन से, और कई सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हुए कहाँ पे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ऑल ओवर इंडिया से। तो इन लीडर्स के बारे में अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में कि एमपी में कौन कौन से मेजर लीडर्स ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो है इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाई।
वाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नोन एज सिपॉय म्यूटिनी बाय ब्रिटिशर्स? सिपॉय म्यूटिनी इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इंडियन सिपॉयज थे, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने इसे या उन्होंने इन एनफील्ड राइफल्स को ब्रिटिश अत्याचार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, है ना। बट इट इज़ नॉट ओनली सिपॉय म्यूटिनी, इट इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है 1857 की क्रांति को। मध्य प्रदेश में हम देखें तो ये स्टार्ट होता है नीमच कैंटोनमेंट, नीमच छावनी से, है ना। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम नीमच कैंटोनमेंट इन स्टेट ऑन 3 जून 1857। द डेट इज इम्पॉर्टेंट। कब स्टार्ट हुआ? 3 जून 1857, 1857। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? हमें याद रखना है डेट कब? 10 मई 1857, जब मेरठ में इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा पनिशमेंट दी जा रही थी। और एमपी में कब स्टार्ट हुआ है? 3 जून 1857 को, जहाँ पे सोल्जर्स ने क्या किया था, जहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के बंगलोज में आग लगा दी थी, तो इसे ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। फिर 14 जून आते आते तक मूरर कैंटोनमेंट ऑफ ग्वालियर, 14 जून आते आते तक ये रिवॉल्ट कहाँ तक पहुँच गया? ग्वालियर की मुरार छावनी, मुरार कैंटोनमेंट इन ग्वालियर। उसके बाद फिर 20 जून 1857 तो 20 जून 1857 को सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन शिवपुरी। कहाँ पे लोगों ने, सोल्जर्स ने, सैनिकों ने कहाँ पे रिवॉल्ट किया? शिवपुरी में, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ? 3 जून 1857 को नीमच छावनी। देन आफ्टर 14 जून 1857 को ग्वालियर के मुरार कैंटोनमेंट में। देन 20 जून 1857 को कहाँ पे हुआ था? शिवपुरी में। 1 जुलाई को ये रिवॉल्ट कहाँ पहुँचा? इंदौर। ट्रेमेंडस रिपेलियन अंडर लीडरशिप ऑफ शहादत खान ऑफ मऊ कैंटोनमेंट इन इंदौर, है ना। 1 जुलाई 1857 को ये रिवॉल्ट कहाँ पे पहुँचा? मऊ छावनी, जहाँ पे शहादत खान ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया? लड़ाई की। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। शहादत खान की समाधि कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने। उसके बाद होलकर्स, सिंधियास, नवाब ऑफ भोपाल एंड सिकंदर जहां बेगम सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो होलकर रूलर थे, अब किस होलकर रूलर के समय पे 1857 की क्रांति हुई? तुकोजी राव होलकर 2, है ना। तुकोजी राव होलकर 2, ये मैंने आपको जब हम होलकर पढ़ रहे थे तब पढ़ाया था कि होलकर्स में तुकोजी राव होलकर 2, सिंधियाज में जयाजी राव सिंधिया, जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या किया था? ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और नवाब ऑफ भोपाल और सिकंदर जहां बेगम। भोपाल की कौन सी शासिका थी 1857 की क्रांति के समय? सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इन्होंने क्यों साथ दिया था? उनके किंगडम के अपने अपने क्या रहे होंगे? पर्सनल रीजंस। अब अदर कुछ मेजर रिवॉल्यूशनरीज हैं बेसिकली, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्सन ने या किस पर्सनैलिटी ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें सबसे पहले आते हैं शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह, है ना। शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये जो रघुनाथ शाह हैं, ये अपनी पोएम्स के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से लोगों को अवेयर करते थे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हम पर अत्याचार किया है और हमें किस तरीके से उनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। तो ये अपनी पोएम्स के माध्यम से लोगों को क्या करते थे? प्रेरित करते थे। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला वाले क्षेत्र से, मतलब महाकौशल क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे 1857 की क्रांति में। राजा बख्तावली और मदन सिंह, ये सागर फोर्ट, मतलब सागर वाले रीजन से इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। शेख रमजान, ये भी सागर वाले क्षेत्र से थे। रानी अवंतीबाई, ये मंडला
रामगढ़ मंडला। रानी अवंतीबाई कौन थी? रामगढ़ के राजा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की वाइफ, ठीक है, उनकी वाइफ कौन थी? रानी अवंतीबाई। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया, जहां पर 20 मार्च 1858 को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने खुद को शहीद कर लिया था। और इस रिवॉल्ट में उनका साथ किसने दिया? गिरधारी बाई ने। रानी अवंतीबाई वॉज सपोर्टेड बाई गिरधारी बाई। कहाँ पे? कौन से रीजन में? मंडला वाले क्षेत्र में। तो वर्तमान में रानी अवंतीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पे है? डिंडौरी में। और जो गिरधारी बाई की समाधि है वो कहाँ पे है? मंडला में। देन उसके बाद आते हैं भीमा नायक। भीमा नायक, जिन्हें हम निमाड़ का रॉबिनहुड कहते हैं। भीमा नायक, भीमा नायक ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? भीमा नायक ने स्टेटमेंट दिया था, जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो। भीमा नायक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निमाड़ का रॉबिनहुड, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से लेके, ब्रिटिशर्स को लूटकर ये इंडियंस को सर्व किया करते थे। साथ ही साथ मंडलेश्वर, सेंधवा और बरवानी, मतलब निमाड़ वाले क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को? निमाड़ वाले क्षेत्र को। इन्होंने निमाड़ वाले क्षेत्र को 1857 के रिवॉल्ट में क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। और ना केवल खुद, बल्कि ये इतने पॉपुलर पर्सनैलिटी थे कि कई लोगों को इन्होंने क्या किया था? अवेयर किया था ब्रिटिशर्स के अत्याचार के बारे में। और लोग बिना एक भी पैसे के इनका साथ देने के लिए तैयार थे रिवॉल्ट में, है ना। तो इन्होंने वहाँ की जो ट्राइब्स थी, उस रीजन की, निमाड़ क्षेत्र की जो ट्राइब्स थी, उनको क्या किया? मोटिवेट किया कि वो रिवॉल्ट में भाग ले। और एक्टिवली वो ट्राइब्स ने इनके साथ पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? 1857 की क्रांति में। भील रिवॉल्यूशनरी थे, रॉबिनहुड ऑफ निमाड़ कहते हैं इन्हें। और इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो। फिर उसके बाद इन्हें सजाए काला पानी, है ना, पोर्ट ब्लेयर जेल में इन्हें सजाए काला पानी की सजा दे दी गई थी, जहां पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। देन आफ्टर ब्रेवेस्ट, है ना, लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी वाले रीजन को क्या किया था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रिप्रेजेंट किया था। रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया था? झलकारी बाई ने। इन दोनों की समाधि कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। देन भागीरथ सिलावत कहाँ से थे? भागीरथ सिलावत थे इंदौर से। फिरोज शाह मंदसौर। तात्या टोपे कौन थे? इन्होंने नाना साहेब के साथ पार्टिसिपेट किया था। किसके साथ? नाना साहब। इनकी सेना में शामिल होकर इन्होंने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कानपुर, ग्वालियर और झांसी वाले रीजन पे। देन फिर आते हैं तांत्या भील, है ना, तांत्या भील, जिन्हें हम रॉबिनहुड ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं तांत्या भील को? रॉबिनहुड ऑफ इंडिया। इनका जन्म हुआ था ईस्ट निमाड़, मतलब खंडवा के विरी गांव में। कहाँ पर? जब हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे रोल ऑफ ट्राइबल्स, है ना, या फिर जब हम ट्राइब पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रोल ऑफ ट्राइब्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में जनजातीय योगदान, जनजातियों का क्या योगदान रहा है। तब हम तांत्या भील, भीमा नायक और कई जो लीडर्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह, इन्होंने धार वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, तांत्या भील, इनका जन्म विरी ग्राम में हुआ था, खंडवा में। फिर उन्हें 4 दिसंबर 1889 को, है ना, 4 दिसंबर 1889 को इन्हें क्या किया गया था? जबलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। इसलिए 4 दिसंबर को बलिदान दिवस, तांत्या भील की मृत्यु के दिन हम क्या मनाते हैं? बलिदान दिवस। और एक और बलिदान दिवस कब मनाते हैं? 24 जून को। किसकी डेथ में? रानी दुर्गावती। फजील मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान रायसेन,
भोपाल प्रिंसली स्टेट से कौन थे? फ़ज़ील मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। फ़ज़ील मोहम्मद खान ने सिकंदर जहां बेगम और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया था? रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। सिकंदर जहां बेगम के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि वो इस रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी। और आदिल मोहम्मद खान ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और बाद में जाके तात्या टोपे की सेना में शामिल हो गए थे। देन आफ्टर एक इंपॉर्टेंट नेम आता है किशोर सिंह। किशोर सिंह जिन्होंने दमोह से पार्टिसिपेट किया था। फिर सरयू प्रसाद मिश्रा फ्रॉम विजय राघवगढ़, है ना, कटनी वाले क्षेत्र से। फिर देवी सिंह मंडला और राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़। रानी द्रौपदी बाई ने धार से पार्टिसिपेट किया था। हम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स के रोल के साथ साथ फीमेल्स ने जो रोल अपना निभाया, ना केवल 1857 के रिवॉल्ट में बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का योगदान हम पढ़ेंगे इंटायर नेशनल मूवमेंट में, है ना, क्योंकि उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के साथ साथ और भी कई जगह अपना, है ना, योगदान दिया था। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जंगल सत्याग्रह में भी वुमेन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देखा जाता है। फिर उसके बाद आती हैं नेक्स्ट कौन? रानी तपस्विनी जिनका वास्तविक नाम क्या था? सुनंदा। वास्तविक नाम क्या था इनका? सुनंदा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया था। कौन थी रानी तपस्विनी? लक्ष्मीबाई जो थी रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी और 1857 की क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने अपना दिया था। अब ये तो हो गए इंपॉर्टेंट लीडर्स, है ना। इंपॉर्टेंट लीडर्स मतलब किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ से इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। अब हमें पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को कैसे दबाया, है ना। ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। रीज़न वही था जो हमने बुंदेला रिबेलियन पे पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मिलिट्रली और इकोनॉमिकली हर तरीके से इंडियन रूलर्स उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे इंडियन पीपल से। साथ ही साथ कुछ ज़मींदारों ने इस रिवॉल्ट में अपना साथ देने से मना कर दिया। कुछ जो रूलर्स थे जैसे होलकर, सिंधिया, भोपाल के नवाब सिकंदर जहां बेगम, इन्होंने इस मतलब अपने पर्सनल हित के लिए, है ना, अपने आत्महित के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था रिवॉल्ट में। इस वजह से लैक ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या? लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी थी इस रिवॉल्ट में इंडियंस की तरफ से। तो इंडियंस जो हैं वो ये रिवॉल्ट जो है वो हार गए थे। ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को दबा दिया था। तो सर रॉबर्ट हैमिल्टन, इन्हें अपॉइंट किया गया था इंदौर में फॉर सप्रेस द रिबेलियन। सेंट्रल इंडियन फोर्सेस, है ना, मध्य भारत फोर्स बनी थी कहाँ पे? मऊ में, टू सप्रेस द रिबेलियन इन बघेलखंड एंड सागर। बघेलखंड और सागर वाले क्षेत्र पर आंदोलन को दबाने के लिए सेंट्रल इंडियन फोर्सेस कहाँ बनी थी? मऊ में। और किसके अंडर? जनरल ह्यू रोज जिन्होंने किसे मारा था? रानी लक्ष्मीबाई को। ये वही जनरल ह्यू रोज हैं। तो इनकी लीडरशिप में सेंट्रल इंडियन फोर्स बनी थी टू सप्रेस द रिबेलियन, आंदोलन को दबाने के लिए बघेलखंड इंक्लूडिंग सागर वाले क्षेत्र में। उसके बाद हमने पढ़ा था रघुनाथ सिंह बघेल। बघेल शासक थे कौन? रघुनाथ सिंह बघेल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। रघुनाथ सिंह बघेल ने क्यों दिया था? इन रिटर्न ऑफ हिज 2 रीजन्स, अमरकंटक और सोहागपुर क्षेत्र के बदले इन्होंने ब्रिटिशर्स को 2000 सैनिक दिए थे। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया था? 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। साथ ही साथ इन्होंने रीवा वाले क्षेत्र से भी आंदोलन को दबाया था।
उसके बाद 1858 अप्रैल तक ब्रिटिशर्स टुक द पोजेशन ऑफ सागर, झांसी एंड चंदेरी फोर्ट। अप्रैल 1858 तक ब्रिटिशर्स सागर, झांसी और चंदेरी के किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। ब्रिटिशर्स अप्रैल 1858 तक सागर, झांसी और चंदेरी के किले पर क्या कर चुके थे? अपना कब्जा कर चुके थे। फिर तात्या टोपे, इंपॉर्टेंट नाम है तात्या टोपे, जिनसे तात्या भील ने क्या की थी? युद्ध की तकनीकें सीखी थी, है ना, वॉर की टेक्निक्स सीखी थी। महाराजा छत्रसाल किससे वॉर टेक्निक्स सीखने गए थे? शिवाजी से, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स। उसी तरीके से तात्या भील ने किससे सीखी थी? तात्या टोपे से। तो तात्या टोपे को शिवपुरी में, है ना, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी की सज़ा दे दी गई थी, क्योंकि इनके खुद के मित्र, कौन? मान सिंह, मान सिंह ने इन्हें धोखा दिया था, है ना। मान सिंह सिंधियास के लिए काफ़ी लॉयल थे, और यही सिंधियास जो थे उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या किया था? ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो मान सिंह ने जो है तो तात्या टोपे के ठिकाने के बारे में ब्रिटिशर्स को बता दिया था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें ढूंढा और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी। Result of the revolt: not completely successful but achieving complete success in spreading nationality among public। पूरी तरीके से ये आंदोलन सफल नहीं हुआ था, लेकिन किस चीज़ में सफलता प्राप्त हुई थी? कि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच है या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, या लोग इस रिवॉल्ट के माध्यम से जान चुके थे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। Hence it is known as first freedom struggle। इसीलिए इसे आज़ादी की प्रथम लड़ाई या आज़ादी या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। किसने कहा है? स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर, फ्रीडम फाइटर वीडी सावरकर। फ्रीडम फाइटर वीडी सावरकर कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, है ना, हमें कई चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक चीज़ ये भी पढ़नी पड़ती है कि कौन कौन से लीडर्स ने या किस किस मतलब किन किन लोगों ने इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, और किन किन ने इन्हें मतलब इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा, है ना, सिपॉय म्यूटिनी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश में? रिवॉल्ट ऑफ 1857 मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से स्टार्ट हुआ था 3 जून 1857 को। 14 जून 1857 को ये ग्वालियर के मुरार कैंटोनमेंट तक पहुंचा। 20 जून 1857 को सैनिकों ने क्या किया? शिवपुरी से रिवॉल्ट किया। देन आफ्टर अदर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में इसका जो स्प्रेड है, इसका जो विस्तार है वो होता गया, और अपने अपने रीजन से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ट्राइब्स ने समर्थन किया था किसका? इस रिवॉल्ट का, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो लड़ाई किए थे, है ना। लीडर्स का समर्थन किया था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने लड़ाई की थी, और कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। उसके बाद 1900 से 1947 इसके बीच में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी? ठीक है, मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गांधीयन मूवमेंट्स और अदर मूवमेंट्स जो कि इंडिपेंडेंस के लिए हुई थी, या सत्याग्रह या मूवमेंट्स, है ना, वो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि गांधीयन कौन, मतलब गांधी जी ने कौन कौन सी मूवमेंट इनिशिएट की थी इंडिपेंडेंस के लिए, कौन कौन से सत्याग्रह शुरू किए थे, और एक पढ़ेंगे कुछ अदर मूवमेंट्स जो कि अदर लीडर्स ने स्टार्ट की थी। बट इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबके सामने क्या लिया था? एक नाम लिया था, कुंवर चैन सिंह का। कुंवर
मैं यहाँ पे फैक्ट्स को 2 से 3 बार रिपीट सिर्फ इसलिए करती हूँ कि चीज़ें जो भी आप यहाँ पे अगर नोट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको यहीं पर ही याद हो जाएं, बाद में आपको केवल कॉपी खोल के या नोटबुक खोल के चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करना पड़े, है ना। एग्ज़ाम टाइम पे आपको एक बार केवल चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़े, आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहें, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बैक ऑफ द माइंड में छप जाती हैं, तो हमें फिर केवल उन्हें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, रिवाइज करने की। तो अब हम पढ़ते हैं कुंवर चैन सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का पहला शहीद। कुंवर चैन सिंह के बारे में अक्सर 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुंवर चैन सिंह फर्स्ट मार्शियर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले शहीद किन्हें कहा जाता है, कुंवर चैन सिंह को, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, और मंगल पांडे। ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, कुंवर चैन सिंह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे। कब, 1824 में। 1824 में धोखे से ब्रिटिशर्स ने इन्हें क्या किया था, मार दिया था। ब्रिटिशर्स किल्ड हिम, ठीक है। जिस तरीके से हमने 1857 के रिवॉल्ट में पढ़ा था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी, और वो इस रिवॉल्ट में अपनी जान गंवाने वाले कौन थे, पहले शहीद थे। उसी तरीके से कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले शहीद हैं, इसलिए इन्हें मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। कहाँ से कर रहे थे लड़ाई, सीहोर, सीहोर छावनी से। कहाँ से, सीहोर कैंटोनमेंट। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने कहाँ से युद्ध किया था, सीहोर कैंटोनमेंट, जिसमें इनके 2 सेनापति, कौन, बहादुर और हिम्मत। उनका नाम ही क्या था, बहादुर और हिम्मत। बहादुर और हिम्मत, इन्होंने क्या की थी, बहुत बहादुरी से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी और बाद में अपनी जान गंवा दी थी। कहाँ पे लड़े थे, सीहोर कैंटोनमेंट, है ना, सीहोर के भी दशहरा मैदान पर, दशहरा मैदान, और वहीं पर अपनी जान इन्होंने गंवा दी थी और मध्य प्रदेश के पहले शहीद के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। देन वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा और उसके बाद अदर मूवमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में, 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1919 के अराउंड। कब, फ्रॉम 1914 टू 1919 के अराउंड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय जो मुस्लिम्स थे, है ना, टर्की में जो मुस्लिम्स थे उनके रिलीजियस हेड कौन हुआ करते थे, खलीफा। कौन हुआ करते थे, खलीफा। लेकिन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ब्रिटेन और तुर्की के बीच में हुई थी, तो खलीफा की जो पोस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही साथ टर्की में भी कई सारे उन्हें नुकसान जो है वो पहुंचाया गया था।
तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टर्की एंड द पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज थ्रेटेंड, उन्हें क्या किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, जिस वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई। किसके लिए, खलीफा की पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द पोस्ट ऑफ खलीफा, क्योंकि खलीफा कौन हुआ करते थे उस समय, मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड हुआ करते थे, है ना, रिलीजियस हेड हुआ करते थे। तो इस खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टार्ट किया था अली बंधु या अली ब्रदर्स ने। कौन थे अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया था, खिलाफा या खिलाफत आंदोलन शुरू किया था तुर्की में खलीफा की क्या करने के लिए, पोस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड कौन होता था, खलीफा। ठीक है, तो अली बंधु इन इंडिया, इंडिया में कौन, अली बंधु। और मध्य प्रदेश में इसे किसने स्टार्ट किया था, अब्दुल गफर खान, अब्दुल गफर खान। इन मध्य प्रदेश इट वॉज लेड बाय अब्दुल गफर खान एंड इंडिया इट वॉज लेड बाय अली बंधु, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उसके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द लीडर थे, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने भी अली ब्रदर्स का सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट में। और मध्य प्रदेश में कौन थे, अब्दुल गफर खान। इस मूवमेंट के अंदर जबलपुर की म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग में एक झंडा फहराया गया था, है ना, क्या किया गया था, एक झंडा फहराया गया था। अंडर दिस अ फ्लैग वॉज होस्टेड इन जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग। एम क्या था मूवमेंट का, टू सेव द पोस्ट ऑफ कैलिफेट ऑफ टर्की। इसे आप एज इट इज़, है ना, ये मैं क्लीन कर दूं, तो ये जो एज इट इज़ लिखा हुआ है खिलाफत मूवमेंट का, है ना, अक्सर छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं या जो रिवॉल्ट्स हैं, इनफैक्ट कई बार तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसी मूवमेंट्स को भी 2 मार्क्स या 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है ना। तो इसे आप एज इट इज़ 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। 3 लाइंस मिलती हैं हमें, एक में हमें लिखना है एम, टू सेव द एम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या लिखना है, लीडर्स, फर्स्ट पॉइंट में लीडर लिखना है। अगर एमपी के परस्पेक्टिव में पूछा जा रहा है तो हम एमपी के लीडर लिखेंगे, और अगर इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर कब कहाँ पे लिखेंगे अपन, अली बंधु का नाम लिखेंगे। एम लिखेंगे टू सेव द पोस्ट ऑफ खलीफा ऑफ टर्की। उसके बाद इसका रिजल्ट, है ना, क्या लिखेंगे इसका रिजल्ट, तो अ फ्लैग वॉज होस्टेड इन जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग। कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 30 वर्ड्स, है ना, तो 30 शब्दों में ये आंसर आपका समाप्त। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट आती है, और गांधी जी की पहली नेशन वाइड मूवमेंट, है ना, गांधी जी की पहली नेशन वाइड मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी की पहली नेशन वाइड मूवमेंट थी। गांधी जी का पहला नेशन वाइड आंदोलन था कौन सा, 1920। कब हुआ था, 1920 में। इट इज द फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। अब मध्य प्रदेश के परस्पेक्टिव में हमें पढ़ना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पर प्रभाकर डुंडीराज जो थे वो सीहोर कोतावली के सामने लिट दी होली ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, है ना, जो भी फॉरेन क्लॉथ्स थे या जो भी विदेशियों मतलब विदेश से आए हुए जो भी कपड़े थे उन्हें कहाँ पे उन्होंने उन्हें कहाँ पर जला दिया था, सीहोर कोतावली के सामने। किसने जलाया था, प्रभाकर डुंडीराज। या बोलें तो मध्य प्रदेश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, प्रभाकर डुंडीराज। इन मध्य प्रदेश इट वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रभाकर डुंडीराज, जिन्होंने
जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हुआ करते थे या ब्रिटिश क्लोथ्स थे उन्हें सीहोर कोतावली के सामने जला दिया था। उसके बाद झाबुआ में भी यही चीज़ देखी गई, वेयर पीपल बॉयकॉट दी फॉरेन क्लॉथ्स, जहाँ लोगों ने जो विदेश से आए हुए कपड़े थे या जो ब्रिटिश क्लॉथ्स थे उन्हें त्याग दिया था। उसके बाद 1921 में नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के समय पे ही क्या हुई, एक इम्पॉर्टेंट घटना जिसमें उमर खान और मास्टर लालचंद्र, उमर खान और मास्टर लालचंद्र ने रिवॉल्ट किया था जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो रतलाम आए थे। कब? 1921 में। जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर आए थे? रतलाम आए थे। तब उमर खान और मास्टर लालचंद्र ने क्या किया था? आंदोलन किया था, और इस आंदोलन के लिए उन्हें 3 साल की सज़ा दे दी गई थी। 3 साल के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। इन महाकौशल, अब महाकौशल क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहा था इस रिवॉल्ट का? द्वारका प्रसाद मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्रा और माखनलाल चतुर्वेदी, और साथ ही साथ कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। जलियांवाला बाग के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी है। कौन सी लिखी है? जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग में बसंत किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें मध्य प्रदेश में इसे स्टार्ट किया था प्रभाकर डुंडीराज ने। किसने स्टार्ट किया था? प्रभाकर डुंडीराज ने। जहाँ पर सीहोर कोतावली के सामने इन्होंने क्या किया था कि जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उन्हें जला दिया था। उसके बाद झाबुआ में भी यही चीज़ें देखी गई। 1921 में एक घटना हुई जिसमें उमर खान और मास्टर लालचंद्र जो थे, जब प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए? रतलाम आए, तब उन्होंने उनके अगेंस्ट आंदोलन किया और साथ ही साथ क्या किया गया? उन्हें 3 साल की सज़ा दे दी गई। महाकौशल में इसे कौन नेतृत्व कर रहा था? द्वारका प्रसाद मिश्रा, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को कॉल्ड ऑफ क्यों कर लिया था? क्यों इन्होंने बंद कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्योंकि उनका एम वॉयलेंस करना नहीं था, है ना। असहयोग आंदोलन का मतलब उनसे वॉयलेंस से नहीं था। और एक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम, है ना, पढ़ते हैं। कौन सा इंसिडेंट हुआ था? चौरा चौरी। चौरी चौरा इंसिडेंट। तो क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एंग्री पीजेंट्स ने जो ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस होते हैं या जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन पर क्या किया था? उन पर उन्होंने फायर किया था। किसने? एंग्री पीजेंट्स ने। तो गांधी जी इस घटना को देखकर क्या किए? गांधी जी इस घटना को देखकर एकदम शूक्ड आउट हो गए, वो हिल गए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इतना वॉयलेंस हो, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को उन्होंने मूवमेंट क्या कर दिया? कॉल्ड ऑफ हिज मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एंग्री पीजेंट्स जो थे, है ना, किसान जो थे, उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के अत्याचार की वजह से पुलिस ऑफिसर्स में और पुलिस स्टेशंस में फायर किया था, आग लगा दी थी उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग्स को जो ब्रिटिशर्स की होती थी और पुलिस स्टेशंस होते थे। तो गांधी जी ने इस घटना को देखकर क्या किया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का अंत कर दिया। मध्य प्रदेश में कौन थे लीडर? मध्य प्रदेश में लीडर थे प्रभाकर डुंडीराज। देन आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी स्लॉटर हाउस मूवमेंट, बूचड़ खाना आंदोलन। स्लॉटर हाउस मूवमेंट ये कब हुई थी? 1920 में हुआ था। कौन सा मूवमेंट? स्लॉटर हाउस मूवमेंट।
1920 में। रीज़न क्या था? सागर के रतौना सागर में ब्रिटिशर्स एक बूचड़ खाना बनाना चाहते थे और इसका अपोज किया इंडियंस ने। ब्रिटिशर्स वांट टू एस्टेब्लिश अ स्लॉटर हाउस एट सागर में कहाँ पर? रतौना में। सागर में एक जगह है रतौना, वहाँ पर ब्रिटिशर्स एक बूचड़ खाना बनाना चाहते थे। तो इस मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया, इस आंदोलन को? माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा, इंडियन सोल, इनके नाम से जानते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने कर्मवीर उनका समाचार पत्र था, कौन सा था? कर्मवीर। अपने जनरल कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन किया। कब? स्लॉटर हाउस मूवमेंट में। किसने आंदोलन किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने, अपने कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से। देन आफ्टर झंडा सत्याग्रह इन मध्य प्रदेश। झंडा सत्याग्रह, अब ये जो झंडा सत्याग्रह है ये जबलपुर से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे जबलपुर सत्याग्रह भी कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? जबलपुर सत्याग्रह। तो हम क्या देख रहे हैं? झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह को हम जबलपुर सत्याग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। द फ्लैग वॉज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड प्राइड ऑफ द नेशन, है ना। तो एक स्पिनिंग व्हील को किसे एज अ फ्लैग यूज किया गया था? एक स्पिनिंग व्हील फ्लैग, एक स्पिनिंग व्हील फ्लैग को, है ना, कैसा? a spinning wheel flag was used and this flag was the symbol of unity, इंटीग्रिटी एंड प्राइड ऑफ द नेशन। एक स्पिनिंग व्हील जो फ्लैग था उसे यूज़ किया गया था एज अ फ्लैग का सिंबल, और ये जो फ्लैग था ये देश की एकता का और देश के गौरव का प्रतीक हुआ करता था। अब इसे स्टार्ट किसने किया था? पंडित सुंदरलाल। कौन थे? पंडित सुंदरलाल। तो इन्होंने जबलपुर में झंडा फहराया इस मूवमेंट के अंतर्गत, है ना। तो उन्हें 6 साल की सज़ा दे दी गई। 6 मंथ के लिए उन्हें क्या किया गया? 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, है ना। उन्हें 6 साल के लिए 6 महीने के लिए उन्हें क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया था। स्टार्टेड बाय पंडित सुंदरलाल वेयर ही वॉज जेल्ड फॉर 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। और इसमें उनके सहयोगी कौन कौन थे? तो इसमें उनके सहयोगी कौन थे? इसमें उनके सहयोगी थे देवदास गांधी। देवदास गांधी, इनका नाम हम अभी कहाँ पढ़ेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देवदास गांधी, राम गोपाल आचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने पंडित सुंदरलाल का क्या किया था? सपोर्ट किया था। जब उन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था जबलपुर में, जिस वजह से उन्हें 6 महीने के लिए सज़ा दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स हुए, जैसे कि अजमल खान, इन्होंने जबलपुर में झंडा फहराया था। प्रेमचंद, इन्होंने कहाँ पे? दमोह में। उसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट, जैसे नरहरि अग्रवाल, फिर माखनलाल चतुर्वेदी भी एक इम्पॉर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिसे कई बार पूछ लिया जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस रिवॉल्ट में अपना योगदान दिया, तो स्लॉटर हाउस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली फीमेल लीडर थी जो कि झंडा सत्याग्रह के समय पे या झंडा सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ? इन्हें जेल जाना पड़ा था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टू गो टू जेल ड्यूरिंग झंडा सत्याग्रह। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर हुए? क्या था झंडा सत्याग्रह? इसका मेन एम था कि ब्रिटिश यूनियन फ्लैग को रिमूव करना और इंडिया, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है, इंडियन फ्लैग है, उसको फहराना। ठीक है, ये था मेजर एम। कोई भी सत्याग्रह है या कोई भी आंदोलन है, उसका एम हमें पता होना चाहिए।
बेसिकली फॉर मेंस, ठीक है। कई बार प्रीलिम्स में भी जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो झंडा सत्याग्रह नाम से ही हमें पता चल रहा है इसका मेजर एम था टू रिमूव द ब्रिटिश फ्लैग एंड टू होस्ट द इंडियन फ्लैग। तो इसमें पंडित सुंदरलाल थे जिन्होंने जब झंडा फहराया तो उन्हें 6 महीने के लिए कहाँ डाल दिया गया था, जेल में। तो उनका सपोर्ट किया था देवदास गांधी, राम गोपाल आचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद फिर कौन कौन हुए थे, तो फिर थे नरहरि अग्रवाल, अजमल खान जबलपुर से, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो झंडा सत्याग्रह से एसोसिएटेड है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन सी है, अगला इंपॉर्टेंट आंदोलन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, है ना। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट हम पढ़ते हैं गांधी जी की, एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और तीसरी कौन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930। कब स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई थी, डांडी मार्च के फॉर्म पे, है ना। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ डांडी मार्च, या जिसे हम नमक सत्याग्रह के रूप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसमें गांधी जी, है ना, गांधी जी 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 को अपने 78, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, है ना, क्लियर। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं जो कि सेकेंड नेशन वाइड मूवमेंट थी, जिसे किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने। किसके फॉर्म में स्टार्ट किया था, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से, है ना। सॉल्ट सत्याग्रह क्यों कहा गया है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नमक पर कर लगाए थे, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर टैक्स लगाया था, जिससे लोकल पीपल को क्या हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके बिहाफ में गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च की जिसे हम क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नमक सत्याग्रह अपने कब स्टार्ट किया था उन्होंने, 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोवर्स के साथ 240 माइल्स चलकर, है ना, गए थे। कितने दिनों में, 24 डेज में। और यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी, उनके आश्रम साबरमती से लेकर कहाँ तक, अ विलेज नेम्ड डांडी। और फिर डांडी में वो समुद्र के पास पहुँचे। डांडी कब पहुँचे वो, डांडी पहुँचे वो 5 अप्रैल को, है ना। डांडी कब पहुँचे, 5 अप्रैल को। उसके बाद ऑन रीचिंग सी शोर, मतलब समुद्र में वो गए, है ना। समुद्र में पहुँचने के बाद उन्होंने एक मुट्ठी भर नमक लिया, है ना, टुक अ हैंड फुल ऑफ सॉल्ट, और कौन सी मूवमेंट लॉन्च की, नमक सत्याग्रह। कब, 6 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक सत्याग्रह को लॉन्च किया या नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो जो गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नमक सत्याग्रह के रूप में स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगाए थे, जिससे लोकल जो पीजेंट्स थे, जो पर्सन्स थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में, है ना, वो निकल गए अपने विलेज साबरमती से दांडी विलेज की तरफ। उनके साथ उनके 78 फॉलोवर्स, है ना, थे, और वो चल के कहाँ से कहाँ तक गए, अपने आश्रम साबरमती से दांडी विलेज तक। 12 मार्च से 5 अप्रैल, टोटल 24 डेज में 78 फॉलोअर्स, रैन 240 माइल्स या वॉक 240 माइल्स। फिर वहाँ वो दांडी विलेज कब पहुँचे, 5 अप्रैल 1930, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के निकट पहुँचकर एक मुट्ठी भर नमक लेकर कौन सा सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया, नमक सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के दौरान भी गांधी जी को जेल जाना पड़ा था अराउंड 5 मई 1930। तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हम देखें कि यहाँ जो है वो रिवोल्ट कहाँ, मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ और किन किन लोग जो थे वो लीडर थे। तो सेकेंड नेशन वाइड मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन एमपी, है ना, बेसिकली इन एमपी। इट वाज लेड बाय सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्रा और देवदास गांधी, जिसमें मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ। और जबलपुर से इस रिवॉल्ट के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्रा। सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्रा ने इस मूवमेंट का नेतृत्व कहाँ से किया? जबलपुर से। फिर शिवनी में भी दुर्गा शंकर मेहता ने नमक कानून तोड़े। वो वहाँ पे गांधी चौक पर, है ना, शिवनी में गांधी चौक पर क्या किया, नमक का पुतला बनाया और उसे जलाया था और नमक कानून तोड़े थे उनने। उसके अलावा खंडवा, सीहोर और रायपुर में भी नमक कानून तोड़े गए थे, है ना, 1938 के अराउंड। जब इसका स्प्रेड जो है ना अलग अलग जगह होने लगा, तो खंडवा, सीहोर और रायपुर वाले क्षेत्र पे भी नमक कानून लोगों ने तोड़े थे। इसी समय पे द्वारका प्रसाद मिश्रा ने क्या बनाया? हिंदुस्तानी सेवा दल। और तरुण सभा सेठ गोविंद दास ने, किसने बनाया था? सेठ गोविंद दास ने बनाया था क्या? तरुण सभा। और द्वारका प्रसाद मिश्रा ने हिंदुस्तानी सेवा दल। कांग्रेस कमेटीज, इसी मूवमेंट के अंदर कांग्रेस कमेटीज को गांधी जी ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया और उन्हें क्या बना दिया? वॉर कमेटीज। और इस वॉर कमेटी का जो लीडर थे वो, तो जो चेयरमैन थे वो थे सेठ गोविंद दास और मिनिस्टर थे कौन? द्वारका प्रसाद मिश्रा। ठीक है, वॉर कमेटीज बना दी, जिसके लीडर कौन थे, या जिसके चेयरमैन कौन थे? सेठ गोविंद दास, और मिनिस्टर कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्रा। तो मध्य प्रदेश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो बेसिकली इन मध्य प्रदेश इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जबलपुर ऑन 6 अप्रैल 1930। देन आफ्टर जंगल सत्याग्रह, सबसे पहले हमने कौन सा मूवमेंट पढ़ा था? सबसे पहले हमने कौन सा आंदोलन पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट। कब हुआ था? 1919 में। देन गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई सबसे पहली नेशन वाइड मूवमेंट कौन सी थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? चौरी चौरा हत्याकांड पढ़ा था। देन आफ्टर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह। उसके बाद 1930 में गांधी जी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशन वाइड मूवमेंट कौन सा? सॉल्ट सत्याग्रह जिसे बोलते हैं। अब आते हैं हम कहाँ पे? जंगल सत्याग्रह में। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। तो जंगल सत्याग्रह का मतलब था कि लोगों का कहना था कि जो जंगल हैं, मतलब मैं बोलूँ तो इंडियंस का कहना था कि जो जंगल हैं वो हमारे हैं, और इन जंगलों पर हम किसी भी का, मतलब किसी भी ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना।
क्या था मीनिंग जंगल सत्याग्रह का? फॉरेस्ट आर अवर्स, है ना, जंगल हमारे हैं, एंड वी कांट एक्सेप्ट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन देम। ब्रिटिश सरकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रोक, है ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है क्या? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी एक जगह थी जहां गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में वहां पर जो लोग हैं, है ना, उन्होंने जंगल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में वो जंगल से बाहर आए थे और वो इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। घोड़ा डोंगरी कौन सी जगह है? बैतूल वाली जगह, है ना, बैतूल में है घोड़ा डोंगरी, जहां लोगों ने गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में पार्टिसिपेट किया था जंगल सत्याग्रह में। उसके बाद टुरिया जंगल सत्याग्रह, टुरिया जंगल सत्याग्रह ये था सिवनी में अंडर लीडरशिप ऑफ दुर्गा शंकर मेहता। अब जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है उसे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि ट्राइब्स ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, है ना, जो उस रीजन की ट्राइब थी, या फिर मैं बोलूँ तो जो कोरकू ट्राइब थी, जो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, तो उन ट्राइब्स ने काफ़ी एक्टिवली, है ना, बहुत प्रत्यक्ष समर्थन दिया था अपना जंगल सत्याग्रह में। तो एक घोड़ा डोंगरी वाला जंगल सत्याग्रह, एक टुरिया जंगल सत्याग्रह, उसके अलावा एक हुआ था ओरछा जंगल सत्याग्रह और एक हुआ था घुनघुटी जंगल सत्याग्रह जो उमरिया वाले क्षेत्र के आसपास हुआ था। इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं। इसके अलावा कभी कभी आ जाता है कि इनमें से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ था। तो जब नहीं हुआ या हुआ वाला क्वेश्चन आता है तो हमें सारी जगहों का पता होना चाहिए। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, फिर टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था, देन आफ्टर ओरछा जंगल सत्याग्रह, और फिर उमरिया में घुनघुटी के जंगलों में घुनघुटी जंगल सत्याग्रह हुआ था। क्या था जंगल सत्याग्रह का मतलब? कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे हैं और हम उसमें ब्रिटिशर्स का रिस्ट्रिक्शन ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हुआ था चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका मैसेकेयर, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? ऑन द ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति, है ना, 14 जनवरी 1931 में हुआ था। ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति एक पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी, है ना, सोल्जर्स के द्वारा, सैनिकों के द्वारा एक पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जहां पर कर्नल फिशर इन्होंने फायरिंग अनाउंस कर दी थी, है ना, यानी गोलाबारी शुरू करवा दी थी। किसने? ब्रिटिश जनरल कर्नल फिशर ने। कहाँ पर? छतरपुर पे, है ना, छतरपुर पे एक जगह है चरण पादुका, यहाँ पर अभी चरण पादुका का मेला भी लगता है, चरण पादुका का मेला। तो मकर संक्रांति के दिन सोल्जर्स के द्वारा लोगों की एक पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जहाँ पर कर्नल फिशर ने गोलाबारी शुरू करवा दी। उसमें 21 लोग जो है वो मारे गए और 26 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, है ना। 21 पीपल वर डाइड एंड 26 वर बैडली इंजर्ड। और इसी के बाद क्या बनी थी? प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी थी बुंदेलखंड में, है ना, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी थी कहाँ? बुंदेलखंड में। किसने फायरिंग अनाउंस कराई थी, है ना, किसने गोलाबारी शुरू करवाई थी? कर्नल फिशर ने, जिसमें 26 लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और 21 लोग जो हैं, 21 पीपल्स जो थे वो क्या थे? मारे गए थे। इसमें बच्चे, बूढ़े, मैन, वुमेन सभी लोग शामिल थे। और इसी के बाद फिर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी बुंदेलखंड में। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट भी जलियांवाला बाग जैसा ही हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, है ना। तो जलियांवाला बाग में भी यही हुआ था कि पीसफुली लोग जलियांवाला बाग में अमृतसर में गैदर्ड हुए थे, है ना, पीसफुली वो क्या थे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर जनरल डायर ने गोलाबारी शुरू करवा दी और कई लोगों ने उसमें अपनी जान गंवा दी थी।
और इसी तरीके से इंसिडेंट एमपी में हुआ चरण पादुका के मेला में, जिसे जलियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाने लगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कौन सा है, अगली महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, पंजाब मेल इंसिडेंट। पंजाब मेल इंसिडेंट। वीर यशवंत, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, वीर यशवंत, दलपत राव और देव नारायण तिवारी, इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। वीर यशवंत, दलपत राव और देव नारायण तिवारी, इन तीनों लोगों ने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स हेग्जस और मेजर शाहीन, इन्हें मार दिया था, है ना। एक पंजाब मेल ट्रेन थी, है ना, पंजाब मेल ट्रेन पर जो कि खंडवा से होकर गुजर रही थी, तो ये दोनों जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ये हथियार लेकर जा रहे थे, जहाँ पर खंडवा में इन्हें वीर यशवंत, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने क्या किया था, मार दिया था। किसने, वीर यशवंत, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने ब्रिटिश ऑफिसर 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स हेग्जस और मेजर शाहीन को क्या किया था, मार दिया था, जो कि हत्या मतलब क्या लेकर जा रहे थे, जो लोग हथियार लेकर जा रहे थे उन्हें मार दिया गया था, जिसमें वीर यशवंत और देव नारायण तिवारी, इन्हें इमीडिएटली ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी और दलपत राव को सजाए काला पानी भेज दिया गया था, है ना। सजाए मतलब काला पानी की सजा उन्हें सुना दी गई थी, काला पानी के जेल में उन्हें भेज दिया गया था। किसे, दलपत राव, दलपत राव को सजाए काला पानी हुआ और वीर यशवंत और देव नारायण तिवारी को ब्रिटिशर्स ने क्या दे दी, फांसी दे दी थी। पंजाब मेल इंसिडेंट कब हुआ था, जुलाई 1931, जहां पर वीर यशवंत, देव नारायण तिवारी और दलपत राव, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को खंडवा पर पंजाब मेल जो ट्रेन थी वहाँ उसमें मार दिया था, जिसमें वीर यशवंत और देव नारायण तिवारी को फांसी दे दी गई और दलपत राव को सजाए काला पानी सुना दी गई। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नरसंहार कौन सा आता है, माजन मैसेकेयर, जिसे हम सोहावल मैसेकेयर भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, सोहावल मैसेकेयर। सोहावल मतलब अभी सतना वाले क्षेत्र पे सिचुएटेड है एक जगह, एक विलेज है, क्या, सोहावल, हिनौता के पास, है ना। हिनौता में क्या है, हीरे की खदान है ना, हिनौता, रामखेरिया माइंस, हिनौता में माइंस, ये सब पन्ना के अंतर्गत आती हैं, हीरे की खदान है यहाँ पे। तो माजन मैसेकेयर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 19 जुलाई 1938, 19 जुलाई 1938। A meeting was organized under the leadership of लाल बुद्ध प्रताप सिंह in सोहावल प्रिंसली स्टेट, है ना। उस समय बिरसिंहपुर के आसपास था, मगर मतलब बघेलखंड वाला क्षेत्र था, मॉडर्न डे सतना के आसपास का एक गांव है, कौन सा, सोहावल। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गोलाबारी की, जिसमें, है ना, गोलीबारी की, जिसमें रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और ये वीरगति को प्राप्त हो गए। किसकी डेथ हो गई, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे। कब हुआ था माजन मैसेकेयर, 19 जुलाई 1938,
जिसमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी सोहावल वाले रीजन पर, है ना, मॉडर्न डे सतना के सोहावल वाले क्षेत्र पर, लाल बुद्ध प्रताप सिंह के चेयरमैनशिप में, जिसमें रामाश्रय गौतम और मनधीर पांडे की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है चिचली। कौन सा? चिचली इंसिडेंट। तो चिचली इंसिडेंट हुआ था नरसिंहपुर, है ना। चिचली जो इंसिडेंट है वो कहाँ पर हुआ था? नरसिंहपुर। पूरा नाम है नरसिंहपुर के चिचली विलेज में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए बेसिकली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी। कहाँ पर? चिचली, जो कि एक विलेज है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ओपन फायर, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फायरिंग की, जिसमें मनसाराम और गौरा देवी ये शहीद हो गए। कौन? मनसाराम और गौरा देवी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सोहावल मैसेकेयर था उसे ऑर्गेनाइज किया था लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने, जिसमें गौतम और मनधीर पांडे इनकी मृत्यु हो गई थी जब ब्रिटिशर्स ने फायरिंग की। और जो चिचली इंसिडेंट हुआ था ये कहाँ पे हुई थी? नरसिंहपुर जिले के चिचली गांव में, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए लीडर्स की ऑर्गेनाइज कराई गई थी एक मीटिंग, उसका डिस्कशन करने के लिए, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फायरिंग की जब उन्हें पता चल गया तो, और मनसाराम और गौरा देवी की मृत्यु कर दी, है ना, उनकी, वो लोग शहीद हो गए। देन फिर इंदौर सराफा इंसिडेंट, इंदौर का सराफा हत्याकांड। During सत्याग्रह in इंदौर सराफा the police has लाठी चार्ज and fired bullets। जब इंदौर में लोग क्या कर रहे थे? सत्याग्रह कर रहे थे ब्रिटिश अत्याचारों के अगेंस्ट, तो वहां पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया और फायरिंग की। देन आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी मूवमेंट? राइस मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? चावल आंदोलन। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चावल आंदोलन। कब हुआ था? 1947, 1947। कहाँ पर हुआ था? रीवा में। अननेसेसरी जब टैक्स लेस लगाए थे ब्रिटिशर्स ने राइस पर, तो, है ना, रीवा वाले क्षेत्र पे जब उन्होंने अननेसेसरी टैक्सेस लगाए थे ब्रिटिशर्स ने चावल पर, तो फार्मर्स के बिहाफ में या फार्मर्स के लिए किसने लड़ाई की या किसने मूवमेंट ये किया? आंदोलन त्रिभुवन तिवारी, जिसमें पुलिस की गोलियों से इनकी मृत्यु हो गई है, शहीद हो गए। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर ही वॉज मार्शर्ड बाय द बुलेट्स ऑफ पुलिस। मतलब किसानों के हितों की रक्षा करते करते, मतलब किसानों को प्रोटेक्ट करते करते और उनके बिहाफ में लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये शहीद हो गए। क्या हुआ था? चावल आंदोलन। कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था चावल आंदोलन? चावल आंदोलन हुआ था 1947 में, जिसमें त्रिभुवन तिवारी ये फार्मर्स के बिहाफ में लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और ये वीरगति को प्राप्त हुए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी सेशन कब हुआ? 1939 में मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। ये एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। तो जो त्रिपुरी सेशन 1919 है, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के त्रिपुरी वाले रीजन पर हुआ था। अब इसे त्रिपुरी क्राइसिस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद के लिए मतभेद, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पर हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था?
मध्य प्रदेश के त्रिपुरी पर हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति पद के लिए मतभेद होने पर इसे त्रिपुरी क्राइसिस कहा गया, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे, है ना, महात्मा गांधी जो गांधी जी थे, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के प्रेसिडेंट बने। लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था और फिर वो प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन उसके बावजूद, चुनाव जीतने के बावजूद गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली 1939 में ही। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। त्रिपुरी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब हुआ था, 1939 में। मध्य प्रदेश में समाप्त हुआ, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था, 1939 में हुआ था। और राष्ट्रपति पद के लिए मतभेद होने की वजह से इसे त्रिपुरी क्राइसिस कहा जाता है। क्यों, है ना, क्यों त्रिपुरी क्राइसिस, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया, है ना, जो कि गांधीयन फॉलोवर थे, तो वो क्या बने, प्रेसिडेंट। लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी के विरोध की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंग्लिश में भी मैं बता देती हूँ, त्रिपुरी क्राइसिस। द त्रिपुरी एनुअल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1939 इन जबलपुर। ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इट इज नोन एज त्रिपुरी क्राइसिस। फिर सुभाष चंद्र बोस बिकेम प्रेसिडेंट बाय डिफीटिंग पट्टाभी सीतारमैया। लेटर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एंड फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। उसके बाद किसने इसे प्रिसाइड किया, कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद महात्मा गांधी ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह लॉन्च किया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो गांधी जी ने इसे बंद कर दिया, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी फ्रॉम हिज आश्रम एट वर्धा, है ना, अपने आश्रम वर्धा से उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और विनोबा भावे, मध्य प्रदेश के जबलपुर से कौन, विनोबा भावे, ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे जबलपुर से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही फ्रॉम मध्य प्रदेश, विनोबा भावे, जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। विनोबा भावे के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कौन थे, श्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से कहा था क्विट इंडिया। गांधी आस्क द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया, और इंडियन से क्या कहा था, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा, है ना। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। 2021 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कि क्विट इंडिया ये नारा किसने दिया था। दिया तो गया था क्विट इंडिया समय पे, तो गांधी के ही एक फॉलोवर थे यूसुफ मेहराली, यूसुफ मेहरौली। क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहराली, ठीक है। क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहराली ने। और डू एंड डाई, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने। उन्होंने इंडियन पीपल से कहा था कि करो या मरो, है ना, और ब्रिटिशर से कहा था कि तुम भारत छोड़कर भाग जाओ। ये कब स्टार्ट हुई इंडियन हिस्ट्री में, डेट को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। जो क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया और 2022 प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा,
कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, तो उसकी डेट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी थी कि उनने 9 अगस्त माना था, बट ये स्टार्ट कब हुआ था, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ था ग्वालियर क्षेत्र के विदिशा से, ग्वालियर क्षेत्र के अंदर आने वाले विदिशा से स्टार्ट हुआ था। इसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस मध्य प्रदेश में क्यों है, क्योंकि नौजवानों ने इसमें यूथ्स ने इसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसमें नौजवानों ने मध्य प्रदेश से। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम विदिशा ऑफ ग्वालियर स्टेट, और ये इसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यूथ्स ने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया था। प्रोटेस्ट कैसे शो किया गया था, ब्रिटिश यूनियन फ्लैग को जला दिया गया था धार झाबुआ वाले क्षेत्र पे, है ना, ब्रिटिश यूनियन फ्लैग को जलाया गया था धार झाबुआ वाले रीजन पे। Quit India movement started from Vidisha, special importance because active participation of youths। यहाँ पे धार और झाबुआ में क्या हुआ था, ब्रिटिश यूनियन फ्लैग को जला दिया गया था। अब कहाँ कहाँ से ट्राइब्स ने, तो लगभग ऑल ओवर मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन से यहाँ पे ट्राइब्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे मंगल लाल ओसवाल, है ना, कुछ के मैं नाम बता देती हूँ, बाकी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। जैसे कि मंगल लाल ओसवाल, ये कहाँ से थे, इंदौर से। उसके बाद उदय चंद जैन, है ना, उदय चंद जैन, ये कहाँ से थे, मंडला। उदय चंद जैन कहाँ से थे, मंडला। और मंगल लाल ओसवाल इंदौर। लाल पदम धार सिंह, लाल पदम धार सिंह कहाँ से थे, सतना। लाल पदम धार सिंह सतना। फिर गुलाब सिंह जबलपुर, गुलाब सिंह जबलपुर महाकौशल वाले क्षेत्र से। और एक इम्पोर्टेंट नाम है महादेवी तेली, ये कहाँ से थी, बैतूल से। महादेवी तेली कहाँ से थी, बैतूल से। तो यूथ्स जो थे, जो नौजवान थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया, है ना, जिसमें महादेवी तेली बैतूल से, मंगल लाल ओसवाल इंदौर से, उदय चंद जैन मंडला, लाल पदम धार सिंह कहाँ से थे, सतना से, और गुलाब सिंह जबलपुर। उसके अलावा नेक्स्ट आता है डायनामाइट इंसिडेंट, है ना। एक डायनामाइट इंसिडेंट मतलब क्या हुआ था, एक घटना हुई थी अंडर लीडरशिप ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है बिलक नारायण तिवारी। बिलक नारायण तिवारी, है ना। तो एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी जिसमें बिलक नारायण तिवारी, है ना, बिलक नारायण तिवारी ने सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल की दीवारों को डायनामाइट बॉम्ब से क्या कर दिया था, उड़ा दिया था। किससे उड़ा दिया था, डायनामाइट से। किसने, बिलक नारायण तिवारी ने। कब हुआ था डायनामाइट इंसिडेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, है ना, 1942 में, जिसमें बिलक नारायण तिवारी के लीडरशिप में क्या किया गया था, सेंट्रल जेल की दीवारों को डायनामाइट बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी मूवमेंट्स हुई, है ना, गांधिया नेहरा की और अदर जो नेशनल,
है ना, अदर जो इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट हुई थी वो, जिसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, खिलाफत, है ना। हम अब क्या देख लें, पूरा ईयर वाइज चीज़ों को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अब ईयर भी पूछ लिए जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। पूछा गया था ना बैटल ऑफ करनाल कब हुआ था, और ऐसे कई सारे बैटल्स, है ना। जब हम एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी, तब भी हमने एक प्रॉपर लास्ट में जब हमारी मिडाइवल कंप्लीट हुई थी तो हमने देखे थे कि बैटल ऑफ नर्मदा से लेकर, है ना, बैटल ऑफ नर्मदा से लेकर महिदपुर की लड़ाई, बैटल ऑफ महिदपुर 1900, है ना, 1817, है ना, 1817 में बैटल ऑफ महिदपुर तक हमने क्या पढ़ा था, पूरा पढ़ा था कि कौन कौन से इंसिडेंट कब कब हुए, क्योंकि अब ईयर्स भी पीएससी में हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो या आपके एमपी की हिस्ट्री हो। क्विट इंडिया मूवमेंट का भी ईयर पूछा गया था, है ना। तो अब हम सबका एक बार ईयर देख लेते हैं। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने पढ़ा। देन इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कौन कौन सी मूवमेंट हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड खिलाफत मूवमेंट। कब हुई खिलाफत मूवमेंट, 1919, है ना। खिलाफत मूवमेंट कब हुई, 1919। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, वेट आई विल राइट इट फ्रॉम हियर, जिससे हमारी सारी मूवमेंट्स जो हैं वो आ जाएं, है ना। (1919) जिसमें मध्य प्रदेश से कौन थे, इसमें अब्दुल गफर खान, और इंडिया से अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद हमने गांधी की पहली नेशन वाइड मूवमेंट पढ़ी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कब हुई थी, 1920 में। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा था, बूचड़खाना आंदोलन, स्लॉटर हाउस मूवमेंट, कब हुआ था, ये भी 1920 में, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जनरल कर्मवीर के माध्यम से लॉन्च किया था। देन आफ्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, 1923 में। कौन सा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह। उसके बाद झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह के बाद क्या पढ़ा था हमने, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह से एक इम्पॉर्टेंट पहले हमने देखा था कौन सा, गांधी जी की सेकेंड नेशन वाइड मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब, 6 अप्रैल 1930, है ना। 6 अप्रैल 1930 में कौन सी मूवमेंट हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद हमने देखा था क्या, जंगल सत्याग्रह, कब हुआ था, ये भी 1930 में, है ना। क्या हुआ था 1930 में, जंगल सत्याग्रह। उसके बाद चरण पादुका नरसंहार, जिससे जलियांवाला बाग ऑफ एमपी कहते हैं, चरण पादुका मैसेकेयर कब हुआ था, 14 जनवरी 1931, 1931। देन उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, पंजाब मेल हत्याकांड, पंजाब मेल इंसिडेंट, कब हुआ था ये, जुलाई 1931 में। क्या हुआ था, पंजाब मेल इंसिडेंट कब हुआ था, जुलाई 1931।
उसके बाद हमने देखा था सोहावल मैसेकेयर, कब? जुलाई 1938, डेट 19 जुलाई 1938, 19 जुलाई 1938। देन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हमने देखा था कौन सा? चिचली इंसिडेंट, कब हुआ था? 1938-39 के आसपास, है ना। इसकी डेट एग्जैक्टली कंफर्म नहीं मिलती है, एक ऑथेंटिक डेट इसकी पता नहीं चलती है हमें। चिचली इंसिडेंट। फिर कौन सा हुआ था? इंडिविजुअल सत्याग्रह, कब हुआ था? 1940 में। देन आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 1940 में क्या हुआ था? इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, कब हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1942। एक हमने पढ़ा था क्या? राइस मूवमेंट। चावल आंदोलन 1947 में। कौन सा आंदोलन हुआ था? राइस मूवमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ? 1940। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। और राइस मूवमेंट कब हुआ था? 1947 में। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने 1919 से लेकर 1947 तक जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स या इम्पोर्टेंट आंदोलन या सत्याग्रह या इंसिडेंट मध्य प्रदेश में हुए वो देखे। आप नोट कर सकते हैं इनको। अब हम अपने मॉडर्न एमपी के अंत की तरफ हैं, है ना, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ अदर इवेंट्स पढ़ाऊंगी, है ना। 2-4 इवेंट्स जो हुए थे या जो सभाएं बनी थी वो पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम ट्राइब्स का या कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स का और फीमेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडिपेंडेंस में वो चीज़ें देखेंगे। देन वी विल मूव टू फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। हिस्ट्री के बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे कुछ अदर इवेंट्स, है ना, कि किस सभा का फॉर्म हुआ या क्या क्या चीज़ें फॉर्म हुई। तो एक बना था स्त्री सेवा दल। कब बना था स्त्री सेवा दल? है ना, क्या बना था? एक बना था स्त्री सेवा दल। कब बना था स्त्री सेवा दल? स्त्री सेवा दल वॉज फॉर्म्ड ऑन 1931, 1931 में स्त्री सेवा दल बना था अंडर लीडरशिप ऑफ ज्ञानानंद, अंडर लीडरशिप ऑफ ज्ञानानंद की लीडरशिप में स्त्री सेवा दल बना था, जिनका मेजर मोटिव क्या था? समाज सेवा, समाज सेवा या सोशल सर्विस। मेन मोटिव क्या था स्त्री सेवा दल का? समाज सेवा या सोशल सर्विस। कब बना था? 1931 में बना था, है ना। लीडर कौन थे? ज्ञानानंद। अगर यहाँ पे आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है किसी पेज की तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको मैं 2 से 3 बार बोलती हूँ, आप वीडियो पॉज करके उस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो स्त्री सेवा दल, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। लीडर कौन थे? ज्ञानानंद। और इसका वर्ग क्या था? सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा।
देन उसके बाद प्रजामंडल, कहाँ पे बना था प्रजामंडल? भोपाल में। कब बना था प्रजामंडल? 1938 में। कहाँ पर बना था? भोपाल में, है ना। प्रजामंडल कहाँ पर बना था? भोपाल में बना था। इसका एम क्या था? प्रशासन को सुधारना, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, लिक्वर बैन यानी शराबबंदी, और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं, है ना, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बॉयकॉट करना, है ना, उनको त्यागना, उनका बॉयकॉट करना। तो प्रजामंडल कब बना? 1938 में। इसका एम क्या था? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, लिक्वर बैन एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। दीज वर दी मेजर मोटिव्स ऑफ प्रजामंडल। उसके बाद अंजुमन खुद्दम ए वतन, है ना, क्या बना? अंजुमन खुद्दम ए वतन। 1934 में इसकी स्थापना हुई अंडर लीडरशिप ऑफ मौलाना तरीजी और शकील अली खान। शकीर अली खान। जो प्रजामंडल बना था 1938 में, जिसका एम था क्या? लिक्वर बैन, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इसके अलावा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके भी जो चेयरमैन थे वो शकीर अली खान ही थे। और जो अंजुमन खुद्दम ए वतन बना था 1934 में, इसके अलावा भोपाल स्टेट हिंदू सभा भी बनी थी 1934 में, है ना। इसे मैंने अलग से नहीं लिखना भूल गई थी। तो ये भी 1934 में बनी थी। और इनका भी जो काम था वो क्या था? सोशल सर्विस, समाज सेवा। लगभग ये सभी जो है वो समाज सेवी संस्थान टाइप से ही काम किया करते थे, जो फार्मर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए, वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए काम किया करते थे। तो अंजुमन खुद्दम ए वतन कौन थे? मौलाना तरीजी और शकील अली खान। देन लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रजा परिषद। इसका गठन कब हुआ था? प्रजा परिषद। प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था? 1935 में। जिनका मुख्य कार्य क्या था? किसानों का कल्याण, किसान कल्याण। कहाँ बना था? रतलाम में। क्या था मेजर पर्पस? किसान कल्याण। मेजर पर्पस क्या था? किसान कल्याण। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? स्त्री सेवा दल। ठीक है, क्या देखा था हमने? स्त्री सेवा दल। स्त्री सेवा दल में क्या था? तो स्त्री सेवा दल के मुख्य काम थे सोशल सर्विस और वुमेन अपलिफ्टमेंट। ठीक है। देन उसके बाद प्रजामंडल 1938 में। देन उसके बाद हमने क्या देखा? अंजुमन खुद्दम ए वतन और भोपाल स्टेट हिंदू सभा, जिन दोनों का गठन कब हुआ था? 1934 में। और लास्टली हमने देखा प्रजा परिषद कब बनी थी? 1935 में। और इसका मेजर वर्क क्या हुआ करता था? फार्मर का वेलफेयर करना, है ना, फार्मर वेलफेयर। चलिए तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। कल, है ना, यानी नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ ट्राइब्स इन फ्रीडम मूवमेंट एंड रोल ऑफ फीमेल्स या कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स इन इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने कहाँ से आंदोलनों में भाग लिया था वो देखेंगे। जो बेसिकली हमारे प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, बेसिकली हमें किसी भी लीडर का नाम दे दिया जाता है और वो किस जगह से एसोसिएटेड है ये पूछ लिया जाता है, तो वो देखेंगे। इसके अलावा ट्राइब्स का जिस आंदोलन में रोल था वो देखेंगे। बाकी जो ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम यूनिट 10 यानी कि ट्राइब्स ऑफ एमपी पढ़ेंगे तब। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।